अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसाइटिक अनीमिया। इससे पहले हमने जो है अनीमिया का जो जनरल कंसेप्ट है वो किया है, ठीक है। अनीमिया किसे कहते हैं, ठीक है, कब जो होता है उसकी वैल्यू क्या है, सारा कुछ हमने कर लिया। अभी हम देखेंगे कि माइक्रोसाइटिक अनीमिया क्या है, ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक अनीमिया जो होता है उसे कहते हैं जब MCV मीन कॉर्पस्कुलर वो जो वॉल्यूम होता है वो लेस देन 80 हो, ठीक है। वो लेस देन 80 हो तो हम कहते हैं इसको जो होता है माइक्रोमीटर क्यूब, ठीक है। अगर लेस देन 80 हो तो हम कहते हैं इसका जो है माइक्रोसाइटिक अनीमिया। MCV उसका जो होता है वो लेस देन 80 हो तो हम कहते हैं इसको जो अनीमिया है वो कौन सा है, वो माइक्रोसाइटिक अनीमिया है। अब देखें माइक्रोसाइटिक अनीमिया किस किस कंडीशन में होता है, जब किसी को हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाए। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाए, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो तो इसकी क्या रीज़न है कि उसको माइक्रोसाइटिक अनीमिया हो जाता है। तो देखें हमारे पास जो ये बोन मैरो के अंदर जो होती हैं वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। वो किस तरह रेड ब्लड सेल बनता है, तो हमारे पास प्रिकर्सर से जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनसे बनता है। मिच्योर इमेच्योर फॉर्म होती है, वो क्या होती है हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं। पहले हमारे पास हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल थे, एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं। अब ये जो एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं ना, इन्होंने आगे जाना होता है, फर्दर इनके स्टेप आते हैं, ठीक है। स्टेप इन्होंने आगे रेटिकुलोसाइट बनना होता है, रेटिकुलोसाइट बनना होता है। देन उसके बाद रेटिकुलोसाइट से फिर उसके बाद इन्होंने मेच्योर जो रेटिकुलोसाइट एरिथ्रोब्लास्ट साइट जिसे कहते हैं या रेड ब्लड सेल कहते हैं, तो ये बनते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैं आपको बताऊं ये सेल हैं, ये लार्ज होता है पहले जब इमेच्योर फॉर्म होता है, ठीक है, लार्ज होगा। देन उसके बाद ये स्मॉल, फिर उसके बाद ये स्मॉल से स्मॉल होता जाता है, ठीक है, ये होता है। अब इसके अंदर ना हीमोग्लोबिन होती है, इसके अंदर जो होती है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। अगर ये हो कि किसी के अंदर हीमोग्लोबिन का ये मैं आपको ये है फॉर एग्जांपल उसके अंदर हीमोग्लोबिन पड़ी हुई, ठीक है, हीमोग्लोबिन पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर भी हीमोग्लोबिन आ गई, ये इस तरह होता है ना, ये सेल होते हैं, ये डिवाइड हुआ, ये भी जैसे दो डिवाइड हो गए, ठीक है, ये आ गए, तो इसके अंदर जो होती है ये भी हीमोग्लोबिन आ गई, ओके। अब उसके बाद ये इसने आगे किस में डिवाइड होना है, इसने भी आगे दो में डिवाइड हो जाना है, ठीक है, इसने भी आगे दो में डिवाइड हो जाना है, ओके, ठीक है। तो इन सब के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन है इसको कम कर दूं, ये देखें ये इधर कम हो गई है, हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम है तो इसमें भी कम जाएगी, ठीक है, इसमें भी हीमोग्लोबिन कम जाएगी, ओके, इसमें भी कम जाएगी हीमोग्लोबिन। जब इसमें कम, इसमें भी कम जाएगी, इसमें भी हीमोग्लोबिन जो होगी वो कम होगी। ये फॉर एग्जांपल थोड़ी थोड़ी हीमोग्लोबिन है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, आगे सब में कम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम होगी तो वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये है तो इनके अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ी सी पड़ी हुई है, तो ये हीमोग्लोबिन को इस कंपनसेशन को पूरा करने के लिए ये रेड ब्लड सेल होंगे एक एक्स्ट्रा डिवीजन कर देंगे। रेड ब्लड सेल की क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डिवीजन कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा डिवीजन होगी तो उनका जो साइज़ होगा ना वो कम हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा डिवीजन कर देंगे। वो इस बिना पे एक्स्ट्रा डिवीजन करते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी कंसंट्रेशन को पूरा किया जाए। लेकिन ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन उनको पहले ही कम होती है और हीमोग्लोबिन जो होती है आगे भी कम जाती है, तो उनका जो होता है उस वजह से साइज़ होता है वो कम हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले 4 डिवीजन करे थे, अब वो 5 डिवीजन करेंगे। जब वो 5 डिवीजन करेंगे तो उनका जो साइज़ होगा वो कम हो जाएगा, और जब साइज़ कम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसका जो हमारे पास MCV होगा वो लेस देन 80 होगा, तो हम कहते हैं इसको जो है माइक्रोसाइटिक अनीमिया, ठीक है। तो ये अपने जनरल से इसका कंसेप्ट याद रखना है, ये हो गया। अब देखें माइक्रोसाइटिक अनीमिया जो है, माइक्रोसाइटिक अनीमिया इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको हीमोग्लोबिन का पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन कैसे बनती है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारे पास बनती है, इसके अंदर ग्लोबिन प्रेजेंट होती है, ग्लोबिन जो चेन होती है, ठीक है, और इसके पास होती है हीम जो होती है हीम, ओके, इस तरह बनती है ना। और ये जो हीम होती है ये कैसे बनती है, हीम के पास होता है प्रोटोपोरफायरन और इसके पास होता है आयरन। आयरन की कौन सी फॉर्म होती है, Fe2 पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है, जो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव फॉर्म होती है। तो ये जो होती है ना हीमोग्लोबिन, इस तरह जो होती है हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है। अब देखें, अब हमने स्टेप वाइज चलना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर
आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, आयरन कम होगा, ठीक है। जब उसके अंदर आयरन कम होगा तो अब क्या होगा, आयरन कम है तो अब उसके अंदर जो होगा ना, ये हीम जो होगी ये कम बनेगी, हीम जो होगी वो कम बनेगी, ठीक है। जब हीम कम बनेगी तो फिर क्या होगा, ग्लोबिन तो होगी बट हीम नहीं होगी, तो ये जो होगा हीम इसको नहीं मिलेगी तो हीमोग्लोबिन कम मिलेगी बनेगी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन हीम कम थी तो हीम से क्या हीमोग्लोबिन कम होगी, तो जब हीमोग्लोबिन कम होगी तो फिर क्या होगा, फिर उसकी एक एक्स्ट्रा डिवीजन होगी और सेल की प्रोडक्शन भी कम होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो हम कहेंगे इसको जो है एनीमिया, क्या कौन सा, इसको माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोपोरफायरिन। देखिए प्रोटोपोरफायरिन में क्या है, ये प्रोटोपोरफायरिन है अगर ये कम हो, ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन जो है ये कम हो जाए तो अब क्या होगा, अब हीम जो होगी ये कम हो जाएगी, हीम कम होगी तो उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो होगी वो कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनी है, हीम और ग्लोबिन से। जब हीम ही नहीं मिलेगी तो उससे जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होगी वो कम हो जाएगी। तो अब इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम होती है तो ये कौन सा डिसऑर्डर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के अंदर ये जो होती है ग्लोबिन, ठीक है, ये ग्लोबिन होती है, ये चेन कम हो जाए, ग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ग्लोबिन चेन की ये कम है, ठीक है। जब ग्लोबिन कम होगी तो अब हीम तो प्रेजेंट है लेकिन ग्लोबिन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो उससे हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अनीमिया हो जाएगा। इस अनीमिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी, हमारे पास कौन सा अनीमिया होता है, ये हमारे पास होता है थैलासीमिया, इसे कहते हैं इसके क्या कहते हैं, थैलासीमिया, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट जो है ये याद रखना है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, थैलासीमिया। अब एक और देखें, फॉर एग्जांपल यह मैं बताता हूँ कि किसी बंदे के अंदर होता है क्रोनिक इन्फेक्शन है या उसके अंदर होता है क्रोनिक कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही है। जब भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चलती है तो बॉडी समझती है कि इसको जो होता है कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। तो बॉडी जो होती है वो जो होती है ना, आयरन जो स्टोर फॉर्म में पड़ी होती है वो कहाँ पड़ी होती है, वो लिवर में पड़ी होती है या वो पड़ी होती है बोन मैरो में, ठीक है, जो मैक्रोफेजेस के अंदर पड़ी होती है। तो वो उसको लॉक कर देती है, किससे, जो होता है ना लीवर वो हेप्साइडिन रिलीज़ करता है और हेप्साइडिन जो होता है वो लॉक कर देता है स्टोरेज फॉर्म पे, जो स्टोरेज साइड पे आयरन पड़ी होती है। जब वो लॉक हो जाएगी तो अब जो आयरन है, आयरन चाहिए थी किसके लिए, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए, तो अब क्या होगा, अब जो आयरन होगी वो कम हो जाएगी। तो देखें अब क्या होगा, अब आयरन जो होगी वो कम हो जाएगी। जब आयरन कम होगी इट मीन के हीम कम हो गई है, ठीक है। आयरन और प्रोटोपोरफायरिन ने मिलकर हीम बनाना था तो हीम कम हो गई है। जब हीम कम होगी तो इट मीन के हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बन रही, हीम नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसको उसको हम कहते हैं, उसको कौन सा अनीमिया होगा, उसे हम कहते हैं अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़। तो उसको क्या हो जाएगा, अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। तो ये आपने जनरल से याद रखना है कि मैंने आपको 4 बता दिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि उसको जो होता है अनीमिया जो होता है उसको कौन सा होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, थैलासीमिया हो सकता है, या उसको जो होता है अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़। अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्योंकि इसमें आयरन स्टोर लॉक हो जाती है और इसमें जो आयरन होता है लॉक होती है तो सेल को मिल नहीं रही होती जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं रेड ब्लड सेल, और इसको जो होता है वो आयरन जो होती है वो हमारे पास आयरन बाहर से ही कम होती है, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकती है। और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोपोरफायरिन कम होता है, उसे हम कहते हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, और इसमें क्या होता है ग्लोबिन चेन कम होती है जिसे हम कहते हैं थैलासीमिया। ये तो था हमारे पास इसका माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब सबसे पहला जो हमारा इसका टॉपिक है वो कौन सा है, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अब इसको हम जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने रीड कर लेना है। ये जो होता है ये सारा हमारे पास इसके अंदर जो होता है माइक्रोसाइटोसिस होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा डिवीजन, ठीक है, एक्स्ट्रा डिवीजन होता है। एमसीवी जो होता है इसके अंदर होता है हमारे पास एमसीवी नॉर्मल होता है 80 to 100 होता है, बस इसके अंदर क्या होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। देन उसके बाद उसने आगे टाइप्स बताई हैं। सबसे पहला हमारे पास है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसको हम करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को करने से पहले सबसे पहले जो है इसको देखें,
आयरन, अगर किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, आयरन कम है, आयरन कम है, इट मीन कि उसका जो होगा हीम जो होगा वो कम बनेगा, हीम जो होगा वो कम बनेगा, हीम कम होगा, ठीक है, हीम कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगी, तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसको क्या होगा, माइक्रोसिटिक अनीमिया। ओके, अब नेक्स्ट देखें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है इसका आयरन का जो होता है ना वो पता, थोड़ी सी इसकी बायोकेमिस्ट्री पता होना चाहिए, इसकी फिजियो पता होना चाहिए कि आयरन जो होता है बॉडी में किस तरह अब्जॉर्ब होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, तो आगे जो है ना ये डुओडेनम है, ठीक है, डुओडेनम। ओके, इसको बनाने के लिए जो इसके इधर सेल लगे होते हैं, मैं इसको इधर बना रहा हूँ इस साइड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटीरोसाइट है, यहाँ पे लगे होते हैं डुओडेनम के, यहाँ पे लगे होते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। इनको क्या कहते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं इनको हम कहते हैं DMT 1 ट्रांसपोर्टर, DMT 1 ट्रांसपोर्टर, ठीक है, DMT, ठीक है, MT1 ट्रांसपोर्टर। यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं आयरन को इस ल्यूमन से, इसके अंदर इंटीरोसाइट के अंदर आ जाती है, ये हमारे पास आयरन है, ठीक है, इंटीरोसाइट के अंदर आ गई है। ओके, अब यहाँ से होती ना, यहाँ पे होते हैं फीरोपोटन, यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं फीरोपोटन, ठीक है, ये फीरोपोटन होते हैं। यहाँ से जो होते हैं आयरन को, ये कौन से होते हैं, फीरो पोर्टन, ये जो फीरोपोटन होते हैं ये वाले, ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं आयरन को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ, इधर से ब्लड के अंदर, ये आयरन आ जाती है हमारे पास ब्लड के अंदर, ठीक है, आयरन आ गई ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफेरिन, ये जो ट्रांसफेरिन होती है ये इसको आयरन को अपने साथ पकड़ती है, लगाती है, और आयरन को जो होती है वो ट्रांसफ़र कर देती है किधर, आयरन को जो होती है वो ट्रांसफ़र कर देगी, ये यहाँ से ब्लड वेसल आ रही है, ठीक है, आयरन को जो होगी ये ट्रांसफ़र कर देगी कहाँ पे, ठीक है, ये ट्रांसफ़र कर देगी हमारे पास यहाँ पे लीवर के अंदर, ठीक है, लीवर के जो मैक्रोफेजेस हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देगी, लीवर के फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, और ये हमारे पास है बोन मैरो, ठीक है, ये हमारे पास है बोन मैरो, इसके मैक्रोफेजेस होंगे, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। अब जो मैक्रोफेजेस के अंदर जो ट्रांसफ़र होगी ना आयरन ट्रांसफ़र होगी इधर मैक्रोफेजेस के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, और इस किस फॉर्म में पड़ी होती है, ये फ्री फॉर्म में नहीं होती, यहाँ पे फीरोपोटन हमारे पास होते हैं, हमारे पास ये हमारे पास हमने बात कर ली ट्रांसफेरन, फीरोपोटन और ऊपर फेरिटिन, यहाँ पे होते हैं फेरिटिन, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फेरिटिन होते हैं, ठीक है, और ये जो फेरिटिन होती है ना, फेरिटिन, ठीक है, ये जो फेरिटिन होते हैं ये आयरन के साथ बाइंड कर लेते हैं और आयरन को इधर स्टोर करवा देते हैं, कहाँ पे, मैक्रोफेजेस के अंदर। बोन मैरो में भी इसी तरह की जो मैक्रोफेजेस हैं उसके अंदर स्टोर करवा देते हैं। अब फीरोपोटन क्यों इसके साथ अपने साथ अटैच करवाते हैं, अगर फीरोपोटन के साथ आयरन ना अटैच हो तो आयरन जो होगी ना, आयरन क्या करेगी, ये करेगी फ्री रेडिकल जनरेट कर देगी, ठीक है, फ्री रेडिकल, और ये जो फ्री रेडिकल होंगे ये फैंटन रिएक्शन करवाएंगे, और फैंटन रिएक्शन से जो होगा वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, वो सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इस वजह से इससे प्रिवेंट करने के लिए जो होती है ना बॉडी के अंदर फेरिटिन होती है, वो जो फेरिटिन होती है वो इसको अपने साथ अटैच करवा के मैक्रोफेजेस लिवर और उसके जो बोन मैरो के होते हैं उनके अंदर इसको स्टोर करवा देती है। तो देखें इसका जो मैकेनिज्म वो इसका जो चलता है पाथवे वो किस तरह चलता है, ये आयरन होती है जैसे अब्जॉर्ब होती है, DMT 1 ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये आयरन आ गई, यहाँ से आयरन होती है फीरोपोटन के थ्रू आयरन चली जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है, और फिर उसके बाद ब्लड के अंदर क्या पड़ा होता है ट्रांसफेरिन मालिक्यूल, क्या पड़ा होता है, ट्रांसफेरिन मालिक्यूल, ये ट्रांसफेरिन मालिक्यूल होता है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है, इसको साथ अपने साथ अटैच करवा के किधर ट्रांसफ़र करता है, जो हमारे पास लीवर के मैक्रोफेजेस होते हैं उधर, उधर किस फॉर्म में होता है, इसको वो स्टोर करते हैं फेरिटिन की फॉर्म में, और इधर से होता है वो ट्रांसफ़र साथ करवा देता है बोन मैरो के अंदर, उसके जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसके अंदर वो स्टोर करवा देता है, और किस फॉर्म में करवाता है, वो करवाता है हमारे पास फेरिटिन की फॉर्म है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट इसके याद रखने हैं, ठीक है। अभी इसके जो ये फिजियो होगी, अब इसका हमने देखना है कि ये हमारे पास थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो देखते हैं। अब देखें हमारे पास जो है जो आयरन होती है, ठीक है, एक और चीज़ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, आयरन जो होती है ना वर्ल्ड वाइड जो होती है हमारे पास मोस्ट कॉमन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर एनीमिया की बात करें जो वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन जो एनीमिया वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है वो कौन सी है, वो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और अफेक्टिंग 1/3 जो पॉपुलेशन है ना हमारी पूरी दुनिया में 1/3 पॉपुलेशन उसमें जो होता है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो ये अफेक्ट करती है, ठीक है, आयरन, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।
अब उसके अंदर क्या होता है, आयरन जो होती है कंज्यूम किस फॉर्म में होती है, आयरन दो तरह की फॉर्म में हम लेते हैं। ये एक तो हमारे पास मीट ड्राइड फॉर्म होती है, ठीक है, और दूसरी वेजिटेबल फार्म होती है। जो मीट होती है उसे हम हीम फार्म कहते हैं, जो वेजिटेबल फार्म होती है उसे नॉन हीम फार्म कहते हैं, ठीक है। अब जो हीम मीट फार्म होती है ना, ये जो होती है ना मीट फार्म, ये होती है Fe2 पॉजिटिव फार्म में, और जो वेजिटेबल फार्म होती है ये Fe3 पॉजिटिव फार्म में होती है, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव फार्म में होती है। तो ये जो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव होती है ना, ये जो इधर से डोडिनम से मैंने आपको बताया था DMT1 ट्रांसपोर्टर इधर से जो होती है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, मोर रेडिली अब्जॉर्ब होती है एज़ कम्पेयर टू Fe3 पॉजिटिव फार्म। तो इसलिए इसी वजह से हमारे पास ये जो आयरन है ये मोर इफेक्टिव है और ये ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है एज़ कम्पेयर टू Fe3, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। तो अगर जो है हमारे पास, तो अब इसको Fe3 पॉजिटिव को Fe3 में कन्वर्ट किस तरह किया जाता है, जो लीवर के जो स्टमक का जो एसिड होता है, स्टमक का एसिड क्या करता है, वो जो होता है वो इसको Fe3 पॉजिटिव को Fe2 के अंदर कन्वर्ट करवा देता है, जिससे जो होता है ये भी अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये भी अपने पॉइंट याद रखने। देन उसके बाद देखें, ये हो गया हमारे पास हीम नीन नॉन हीम फार्म होगी। DMT1 ट्रांसपोर्टर होते हैं, हीम को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मोर रेडली ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, हीम फार्म को, दैन नॉन हीम फार्म से। और इंटीरोसाइट होते हैं ट्रांसपोर्टर अक्रॉस इसकी सेल मेम्ब्रेन इनटू फिरोपोर्टिन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, विया फिरोपोर्टिन लगे होते हैं इंटीरोसाइट में, मैंने आपको बताया था। तो वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सेल ब्लड के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफेरिन मालिक्यूल होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड से लीवर और बोन मैरो के जो मैक्रोफेजेस होते हैं उधर। देन उसके बाद होती हैं ये स्टोर हो जाती है मैक्रोफेजेस और बोन मैरो के अंदर, जो उसके बोन मैरो के मैक्रोफेजेस होते हैं उसके अंदर किस फॉर्म में, वो फॉर्म में होती है हमारे पास, जो होती है वो फेरिटिन की फॉर्म में। और क्यों इसकी अटैच की फॉर्म क्यों होती है, क्योंकि ये होती हैं, अगर ये फ्री फॉर्म हो तो फ्री रेडिकल जनरेट करके फेंटन रिएक्शन कर देगा, जिससे प्रिवेंशन के लिए बॉडी जो होती है वो उसको फेरिटिन के साथ अटैच करवा के स्टोर करवाती है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट हमने लेबॉर्ट्री मेजरमेंट करनी है ऑफ आयरन स्टेटस की। तो ये मैं आपको सिंपल जो है इसमें करवाऊंगा वे में। तो देखें, ये है ब्लड वेसल, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये है ब्लड वेसल, ठीक है। अब ब्लड वेसल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर होती हैं फिर ट्रांसफेरिन मालिक्यूल। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ट्रांसफेरिन मालिक्यूल, ठीक है। जो आपने एक ये चीज़ याद रखनी है, जैसे ही इसके अंदर आयरन आएगी तो आयरन पहले तो ब्लड के अंदर आएगी, ठीक है। ये ब्लड के अंदर आ गई, इसे हम कहते हैं डिज़ोल्व फॉर्म। ये ब्लड के अंदर जो डिज़ोल्व फॉर्म होती है फ्री फॉर्म होती है। और फिर उसके बाद ये जो ट्रांसफेरिन मालिक्यूल होते हैं ना, ट्रांसफेरिन मालिक्यूल, ये 3 ट्रांसफेरिन मालिक्यूल के साथ एक आयरन का जो होता है ना हमारे पास मालिक्यूल, वो इसके साथ आके अटैच हो जाता है। तो ये अगर मैं इसे बना लूँ, ये हमारे पास 6 मालिक्यूल हैं ट्रांसफेरिन के, इसके साथ कितने जो होंगे वो आयरन के मालिक्यूल आके अटैच होंगे, वो 2 होंगे। तो अब देखें 2/3 इज़ इक्वल टू 6, सॉरी 2/6 होते हैं ना हमारे पास, 6 मालिक्यूल लिए हैं हमने अभी, तो 6 होते हैं। तो अब 1/3, तो अब हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे 33%। तो 33% हमारे पास जो होती है ना आयरन जो होती है वो इसके साथ आके बाइंड करती है, ठीक है, 33% ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल के साथ। तो इट मीन कि 33% है, तो हम कहेंगे तो 33% सेचुरेशन है, कि 33% सेचुरेशन आयरन की, ठीक है। आयरन जो मॉलिक्यूल हैं वो 33% फेरिटिन के साथ अटैच होते हैं। तो इसकी परसेंटेज जो सेचुरेशन है वो कितनी है, सेचुरेशन, तो वो कितनी है, परसेंटेज सेचुरेशन होगी। फिर उसके बाद हमारे पास परसेंटेज सेचुरेशन और एक होगी, एक मैंने आपको ये हमारे पास फर्स्ट मैंने आपको बताया परसेंटेज सेचुरेशन। हमारे पास मैंने आपको एक बताया कि ये हमारे पास जो आयरन होती है ये पड़ी हुई है, ये आयरन ये किस डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, जो फ्री फॉर्म में होती है, इसे हम कहते हैं सीरम आयरन, सीरम आयरन होगी। और जो इसके साथ आयरन अटैच होती है ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल के साथ, इसको हम किससे लेते हैं, कितनी हमारे पास आयरन जो है मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास अटैच होते हैं ना, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो इसके साथ मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे पास ट्रांसफेरेंट के साथ अटैच हो रहे हैं, ट्रांसफेरेंट। तो ट्रांसफेरेंट को कहते हैं हमारे पास टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये कितनी आयरन को अपने साथ बाइंड करता है। अगर ये ज़्यादा ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल होंगे तो ज़्यादा आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, अगर कम होंगे तो कम कैपेसिटी होगी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी कितनी, अगर इसके साथ पहले से ही बाइंड होगी तो वो अपने साथ और बाइंड नहीं कर सकता। इसकी कैपेसिटी कितनी है नॉर्मल, इसकी सेचुरेशन कितनी, 33%। इट मीन कि इससे ज़्यादा जो होता है ये अपने साथ बाइंड नहीं कर सकता। तो उसके बाद
हमने एक बात की, जो स्टोर फार्म होती है वो क्या होती है वो कौन सी होती है, वो फेरिटिन होती है। तो आपने ये 4 चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है। एक तो हमारे पास जो है परसेंटेज सैचुरेशन है। पहले हम इसको देखें कि हमारे पास सीरम आयरन होती है। सीरम आयरन जो होती है हमारे पास, जो फ्री फॉर्म आयरन होती है, जो डिज़ोल्व आयरन होती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होती है, जिसे हम कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। और उसके अलावा हमारे पास जो आयरन होती है वो किस में होती है, जो मैक्रोफेजेज में स्टोर होती है, उसे हम कहते हैं फेरिटिन के साथ स्टोर होती है, जैसे हम कहते हैं फेरिटिन, ठीक है। और जो हमारे पास कितने हम देखते हैं, और इसके अलावा कितने परसेंट आयरन इसके साथ अटैच हो सकती है फेरिटिन मॉलिक्यूल के साथ, उसे हम कहते हैं परसेंटेज सैचुरेशन। तो ये 4 वैल्यूज होती हैं, ये हमने चेक करनी होती है ये वाली, ठीक है, आयरन की प्रोफाइल को देखने के लिए। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा पॉइंट। अगर आपको ये पॉइंट समझ ना आए तो आपने जो दोबारा है आपने मुझे टेक्स्ट कर देना, तो मैं आपको जो है उसका ये दोबारा इसकी एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, एक्सप्लेन वीडियो, तो वो मैं आपको दोबारा अपलोड कर दूँगा। अभी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, लेबॉरेटरी मेजरमेंट क्या होती है, सीरम आयरन, मेजर ऑफ द आयरन इन द ब्लड। तो हमारे पास जो सीरम आयरन होती है वो क्या होती है, हम मेजर करते हैं ब्लड के अंदर कितनी आयरन है। टोटल आयरन जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो हम देखते हैं कि मेजर ट्रांसफेरिन मालिक्यूल कितने हैं, और परसेंटेज सैचुरेशन कितनी है, कि परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन मालिक्यूल दैट इज बाउंड बाय आयरन, कितनी परसेंट जो आयरन को अपने साथ वो बाइंड करते हैं, इसे हम कहते हैं परसेंटेज सैचुरेशन। और सीरम फेरिटिन क्या होती है, कितनी हमारे पास आयरन जो होती है स्टोर होती है मैक्रोफेजेस में, लीवर के पास, ठीक है, या बोन मैरो के पास। तो ये अपने पॉइंट चारों याद रखने हैं। फर्स्ट हमारे पास अगर सीरम आयरन, देन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, परसेंटेज सैचुरेशन और सीरम फेरिटिन। तो ये अपने चारों पॉइंट जो हैं इनको आपने हाईलाइट कर लेना है, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी डेफिशिएंसी जो होती है उसकी काजेज़ क्या है, आयरन डेफिशिएंसी जो होती है उसकी काजेज़ क्या है, आयरन बॉडी के अंदर कम क्यों होती है। आपने जो होता है इसको स्टेप वाइज लेके चलना है। इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट हो गया, चिल्ड्रन, देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अडल्ट्स, हमारे पास मेल और फीमेल, ठीक है, अडल्ट मेल, अडल्ट फीमेल, और उसके बाद आ गया एल्डरली, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं एल्डरली। अब देखें जो होती है ना हमारे पास इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट होते हैं ये मोस्टली जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। अब जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, जो ब्रेस्ट मिल्क होगा ना, ब्रेस्ट मिल्क उसके अंदर होती है वो लो आयरन होती है। जब उसके अंदर आयरन कम होगी तो बेबी को जो होगी, वो इन्फेंट्स को जो होगी वो आयरन कम मिलेगी। जब उनको आयरन कम मिलेगी तो अब क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा उनको, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जो ब्रेस्ट मिल्क वाले बेबी होते हैं, ठीक है, उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। उसके बाद और कौन सा होता है, चिल्ड्रन। अब जो चिल्ड्रन होते हैं इनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि इनकी ग्रोथ हो रही होती है, और जब इनकी ग्रोथ होती है तो इनको जो होती है आयरन की जो होती है वो ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है, और आयरन जो होती है ज़्यादा इनटेक कर नहीं रहे होते, ये ज़्यादा खा नहीं रहे होते, ठीक है। इनकी जो होती है वो इतना वो जो होता है इसको वो ज़्यादा खाते नहीं है, ये जो बच्चे होते हैं मोस्टली, तो ये खाते नहीं है, और इनकी ग्रोथ भी उस टाइम हो रही होती है, इनको आयरन वैसे ही ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस वजह से इनको क्या होता है, इनकी जो होती हैं वो पुअर डाइट की वजह से इनको जो होता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, ठीक है, पुअर डाइट होती है। अब अडल्ट की अगर बात करें, अगर मैं मेल की बात करूं तो अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन जो काज है मेल के अंदर वो क्या है, वो है पेप्टिक अल्सर। और अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो जो यंग फीमेल होती है उनके अंदर मोस्ट कॉमन काज है वो क्या है, वो मेनोरेजिया, ठीक है, वो क्या है, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया कहता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया, ठीक है। तो ये हमारे पास काजेज़ आ गई। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा, और एल्डरली जो होते हैं, एल्डरली अगर कि इनकी बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, एल्डरली जो हमारे पास लोग होते हैं उनके अंदर जो होती है मोस्ट कॉमन जो होती है ना वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, जो हमारे पास उनके अंदर जो काज होती है, ठीक है, उनके अंदर होती है कोलोन जो डेवलप कंट्री होते हैं उनके अंदर क्या होती है, कोलोन जो होता है कैंसर या पॉलिप्स, कोलोन कैंसर हो गया या पॉलिप्स हो गया। अगर एल्डर की बात करें यहाँ पॉलिप्स हो गया। अगर जो डेवलपिंग कंट्री की मैं बात करूँ तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो हुक वर्म होते हैं ना, हुक वर्म,
उनका जो इन्फेक्शन होता है ना, हुक वर्म का जब इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें हमारे पास एनकाइलोस्टोमा जो होते हैं, हमारे पास डुडेनेल आते हैं या निकेटर्स आते हैं। एनकाइलोस्टोमा जो होते हैं, इनकाइलोस्टोमा या निकेटर्स जो होते हैं, हमारे पास हुक वर्म आते हैं। तो ये क्या करवाते हैं, ये जो होते हैं ब्लीडिंग करवाते हैं। जब ये गट के अंदर इन्फेक्शन करवाते हैं, उनको जो ब्लीडिंग होती है, जब उनको ब्लीडिंग होती है, जब भी किसी को ब्लीडिंग होगी तो मीन उसका ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड के अंदर क्या होती है, उसकी आयरन होती है, तो उसको आयरन भी लॉस हो जाती है, तो इस वजह से उनको जो होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है। इन्फेंट में जो है मोस्ट कॉमन है वो है, इन्फेंट के अंदर क्या होती है, वो उनको जो होती है ब्रेस्ट मिल्क होती है, इसकी वजह से हो सकती है। चिल्ड्रन के अंदर पुअर डाइट की वजह से, एल्डर की जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर, मेल के अंदर पेप्टिक अल्सर, फीमेल के अंदर होती है मेनोवेजिया, और एल्डरली जो होते हैं हमारे पास, उनके अंदर पुअर डाइट भी हो सकती है। कोलोन मोस्ट कॉमन अगर बात करें तो कोलोन कैंसर या कोलोन पॉलिप हो सकते हैं। और यहाँ उसके बाद ये हम वेस्टर्न अगर मैं की बात करूँ, जो डेवलप कंट्री होते हैं, अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, उसमें हुक वर्म का इन्फेक्शन होते हैं। हुक वर्म का इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास एनकाइलोस्टोमा या निकेटर जो होते हैं, उनका इन्फेक्शन की वजह से उनको जो होता है वो ब्लीडिंग होती है। जब उनको ब्लीडिंग होगी तो उनका जो आयरन का होगा वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सारी इसकी काजेज़ जो हैं वो याद रखनी है, ठीक है। अब ये होगी। अब उसके बाद जो हमने स्टेजेस देखनी है कि किस तरह जो होती है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, किस स्टेजेस में। तो सबसे पहले आपने देखनी है आयरन जो होती है डिप्लीशन। मैंने आपको बताया था ये एक ब्लड वेसल में बनाता हूँ, ठीक है। ये एक फॉर एग्जांपल, सॉरी, इसको रेड कलर से बनाते हैं ताकि आपको जो है वो इसमें मुश्किल ना हो। ये ब्लड वेसल है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास स्टोरेज फार्म है, जहाँ पे लीवर के अंदर स्टोर होती है जो आयरन होती है, ठीक है। तो ब्लड वेसल में मैंने आपको बताया था ट्रांसफेरिन मालिक्यूल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इसके साथ आयरन अटैच होती है, आयरन अटैच होगी, और इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ Fe पॉजिटिव, ठीक है। आयरन अटैच होगी और ये फ्री फॉर्म में आयरन पड़ी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी किसी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा, उसके ब्लड के अंदर आयरन उसको कम आ रही है, तो सबसे पहले ये जो आयरन स्टोरेज फार्म है इसने यूज़ होना है, ठीक है। ये हमारे पास ये बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर जो होती है हेमेटोपोइसिस हो रही है, तो ये आयरन इधर से निकल के वो इस तरफ आ जाएगी, तो ये सारी यूज़ हो जाएगी। क्योंकि स्टोरेज जो फार्म होती है पहले वो यूज़ होती है, फिर उसके बाद बाकी फार्म नहीं यूज़ होना है। तो जो उसकी स्टोरेज फार्म होगी ना, फेरिटिन थी स्टोरेज फार्म, तो वो उसकी कम हो जाएगी। तो देखें उसकी जो कि सबसे पहले क्या कम होगा, फेरिटिन जो होगी वो कम हो जाएगी, फेरिटिन जो होगी वो कम हो जाएगी। अब उसके बाद देखें, जब भी फेरिटिन कम होती है, फेरिटिन जब भी कम होती है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर ट्रांसफेरिन मालिक्यूल हैं, ये ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन होती हैं, इनका लेवल बढ़ जाता है। इसकी रीज़न क्या होती है, ये देखें फॉर एग्जांपल, अगर इनकी इसके रीज़न क्या होती है, जब भी ये देखें, ये एक फॉर एग्जांपल रूम है और इसके अंदर ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं, और अगर इसके अंदर इतना रश हो जाए, रूम के अंदर रश ज़्यादा हो जाए, जस्ट एग्जांपल के लिए रश ज़्यादा हो जाए, तो पीछे से जो स्टूडेंट होंगे, मैं जो होगा वो पीछे से जो भी इधर भेज रहा होगा उसे कहूँगा कि वो स्टूडेंट को रोक दे, वो इधर रूम में ना भेजे, ठीक है। तो ये होगा इसका। अगर ये होगा इसके अंदर स्टूडेंट कम है, तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है उनको भेजा जाए, ठीक है। तो ट्रांसफेरिन मालिक्यूल जो प्रोटीन है, इसका भी इसी तरह ही है कि ये बॉडी के अंदर जब भी फैटिन का लेवल बढ़ता है, स्टोरेज फार्म बढ़ती है, तो बॉडी सिग्नल देती है कि जो ट्रांसफेरिन मालिक्यूल है इनको कम कर दिया जाए। जब ये मालिक्यूल कम हो जाएंगे तो उसकी कैपेसिटी जो कि वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटी भी उसकी कम हो जाएगी, तो वो जो होंगे वो ट्रांसफेरिन मालिक्यूल कम आयरन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर फैटिन का लेवल कम हो जाए तो बॉडी होगी सिग्नल देगी और कहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन जो होगा वो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसको स्टोर किया जाए, तो वो जो होंगे ट्रांसफेरिन मालिक्यूल को जो होगा वो बॉडी बढ़ा देगी, ठीक है। तो इसी तरह होता है, इसका आपने जो होता है वो याद रखना कि ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। जब भी ट्रांसफेरिन हमारे फेरिटिन लेवल कम होता है, तो ट्रांसफेरिन जो मालिक्यूल है उसका जो टोटल आयरन ट्रांसफेरिन मालिक्यूल है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इट मीन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होगी वो उसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा मालिक्यूल हो जाएंगे, मालिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, और उसके अंदर जो आयरन पड़ी होगी, जो उसकी उसके अंदर जो आयरन होगी
हमारे पास सीरम आयरन होगी वो कम हो जाएगी, सीरम आयरन जो होगी वो कम हो जाएगी जो ब्लड के अंदर है। जब सीरम आयरन कम हो जाएगी, अब ब्लड के अंदर आयरन कम है तो इसके साथ आयरन का अटैच भी कम होगी, क्योंकि आयरन कम है तो जब अटैच कम होगी तो उसकी जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो भी कम हो जाएगी, परसेंटेज सैचुरेशन ये भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने 4 पॉइंट याद रखने हैं। फेरिटिन कम होगी, सबसे पहले स्टोरेज जो फॉर्म है ये कम हो जाएगी। जब उसकी स्टोरेज फॉर्म कम हो जाएगी तो बॉडी जो ट्रांसफेरिन मालिक्यूल उनको ज़्यादा कर देगी, तो ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद जो सीरम आयरन पड़ी हुई है वो भी कम हो जाएगी, जो डिज़ोल्व फॉर्म है, जो फ्री फॉर्म में पड़ी है वो कम हो जाएगी। जब वो ब्लड के अंदर आयरन ही कम हो गए तो वो किसके, वो अटैच ही कम होगी, तो वो जो अटैच जब ट्रांसफेरिन के साथ कम होगी उसे हम कहते हैं डिक्रीज परसेंटेज सैचुरेशन, तो परसेंटेज सैचुरेशन भी उसकी कम हो जाएगी। तो ये आपने 4 आयरन की प्रोफाइल के लिए हम ये चार्ट जो होते हैं ये करवाते हैं। इसके अंदर हमारे पास होती है, हमारे पास फेरिटिन होती है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, आयरन होती है और परसेंटेज सैचुरेशन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर मोस्ट एक्यूरेट जो होता है आयरन प्रोफाइल में जो हमें जो होता है वो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, वो फेरिटिन मालिक्यूल को चेक करना होता है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो इधर देख लें, ये था हमारे पास डिक्रीज स्टोरेज आयरन डिप्लीशन। ठीक है, डिक्रीज फेरिटिन इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। जब सीरम आयरन कम हो जाएगी, सीरम आयरन जो हमारे पास आयरन इसकी कम हो जाएगी, सैचुरेशन कम हो जाएगी। नार्मोसिटिक एनीमिया, तो देखें जब भी ये आयरन कम होगी तो इनिशियल क्या होता है, उस पेशेंट को नार्मोसिटिक एनीमिया होता है। बोन मैरो जो होती है वो ब्लड सेल को जो होती है वो, अगर फॉर एग्जाम्पल इधर वो 4 बन रहे थे तो वो बोन मैरो क्या करेगी, वो इनको जो कि वो 2 बना देगी। ठीक है, बट जो साइज़ होगा इनिशियली उनका नॉर्मल होगा, बट जैसे ही वो जो का कंडीशन आगे बढ़ती जाएगी, क्रोनिक होती जाएगी, तो उसका जो जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनका साइज़ भी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उसका नार्मोसिटिक एनीमिया होता है, ये आपने याद रखना है। उसका जो होता है हमारे पास मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम वो 80 to 100 की रेंज में होता है। देन उसके बाद लेस देन 80 हो जाता है। फिर उसके बाद माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक से क्या मुराद है कि इसके अंदर जो हमारे पास रेड ब्लड सेल है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन है वो कितनी है, तो हीमोग्लोबिन ही इसमें कम है, हीम कम है, आयरन कम है, हीम कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी। तो हीमोग्लोबिन कम होगी तो उसका जो रेड ब्लड सेल होगा वो होगा हाइपोक्रोमिक होगा, उसका जो होगा वो कलर होगा वो पेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है उसको कलर दे रही होती है। हीमोग्लोबिन कम होगी तो वो पेल हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक। ठीक है, माइक्रोसिटिक होगा, स्मॉल साइज होगा, जिसे हम कहते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्लिनिकल फीचर, आप मैंने आपको अनीमिया के जनरल फीचर हैं वो फर्स्ट वीडियो में आपने देखने वो आपको वो बताए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है उसको जो होगा वो वीकनेस हो गई, फटीग होगा, हेडिक होगा, लाइट हेडीनेस होगा, और अगर पहले से उसको कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उसको एंजाइना हो सकता है उसको। ठीक है, तो ये इस तरह के उसके जो होंगे वो सारे फीचर्स आ रहे होंगे। और उसके बाद अब अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या फीचर होता है, उसको काइलोनिकिया होता है, उसके जो स्पून शेप उसके जो होते हैं वो नेल हो जाते हैं, और उसको पाइका होता है। ये जो होते हैं ये मड और जो हमारे पास मड वगैरह होती हैं, ठीक है, जो रेत वगैरह होती है, इसको जो होते हैं ये लोग जो होते हैं इसको जो होते हैं वो खाते हैं। इसका रीज़न क्या होती है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इन पे। और ये जो होते हैं ये क्योंकि ये जो होते हैं इनकी थिंकिंग होती है कि जो आयरन होता है यहाँ से इनको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये आयरन जो मड वगैरह होते हैं उसको जो होता है वो स्वेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जो पाइका होता है, काइलोनिकिया होता है इनके अंदर, और स्पून शेप नेल हो जाते हैं। अब लेबॉर्ट्री फाइंडिंग में मैंने आपको स्टेप वाइज उसका बता दिया कि आयरन की प्रोफाइल का। तो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग में हमें सबसे पहले क्या करवाना था, उसके सीबीसी करवाएंगे, उसको माइक्रोसिटिक होगा, एमसीवी काउंट कम होगा, हाइपोक्रोमिक होगा। ठीक है, उसका एमसीवी एचसी जो होता है ना हमारे पास हाइपोक्रोमिक, उसका ये हम किससे चेक करते हैं। ठीक है, उसके मैंने हमने मीन कार्पस्कुलर जो हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन होती है उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास होगा उसका रेड ब्लड सेल जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होगी ये कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या होती है, ये था रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल इनका साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अब क्या होगा, अब हीमोग्लोबिन कम है, रेड ब्लड सेल होंगे वो स्मॉल साइज़ के बन रहे हैं, और अब ना उनका जो साइज़ होगा ना वो किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। ठीक है, तो इस तरह इनके दरमियान जो विड्थ होती है ना वो उनकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर पहले इनका ये थी विड्थ ये थी, अब इनकी एक साइज़ कम और ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो विड्थ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इसे कहते हैं हमारे पास क्या होती है, इस विड्थ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ठीक है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो ये आपने पॉइंट याद रखना, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ किसे कहते हैं, जब उनका अब नॉर्मल साइज़ होते हैं उसकी वजह से उनके जो होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, उनके दरमियान में जो एरिया होता है इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ।
फैटिन कम हो गई है उसकी, ठीक है। पहले स्टोरेज फार्म यूज़ हुई है, फैटिन कम हो गया, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, सीरम आयरन कम हो गई और परसेंटेज सैचुरेशन हो गई वो भी उसके अंदर जो कि कम हो गई। और मैंने आपको बताया था कि ये है उसकी हीम, ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होती है, ये ग्लोबिन होती है और ये उसकी जो होती है वो हीम होती है, ठीक है। अब ये जो हीम थी प्रोटोपोरफायरन होती है और ये होती है इधर होती है उसकी आयरन होती है। तो जब भी उसकी आयरन कम होगी, हीम कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी और ये जो प्रोटोपोरफायरन होगी ये अब फ्री रहेगी और ये कहीं भी यूज़ नहीं हो रही, तो ये ब्लड के अंदर इसका लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी हम चेक करते हैं, तो जो फ्री फॉर्म होती है उसकी प्रोटोपोरफायरन की, उसका लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरन इसका लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ कर देगा। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अब जो ट्रीटमेंट होता है, आयरन जो होता है फेरस सल्फेट जो होता है, हम जो होता है वो आयरन की फॉर्म जो है वो हम देते हैं सप्लीमेंट, ठीक है। तो इससे जो होता है उनकी जो होती है वो इनको अनीमिया जो होता है उनको हमने ख़त्म करना होता है, ओके। अब एक इसके अंदर एक डिजीज़ है, सिंड्रोम है इसके अंदर, प्लूमर विल्सन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये एसोफेगस है, ठीक है, ये है एसोफेगस, ये स्टमक है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो उनकी जो एसोफेगस में ये जो है ना उसका म्यूकोजा जो लेयर है एसोफेगस की, इसकी क्या हो जाती है, इनवर्ड प्रोट्रूडिंग हो जाती है। म्यूकोजल जो लेयर होती है इनवर्ड इस तरह प्रोट्रूड कर जाती है और इसको कहते हैं एसोफेजियल वेब। एसोफेजियल वेब, एसोफेजियल वेब हो जाएगी, पीछे जो फूड होगी वो इधर होगी, वो स्टक करेगी, फूड आगे नहीं आ रही, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको डिसफेजिया होगा। एक तो उसको डिसफेजिया होगा, एसोफेजियल वेब होगा, ठीक है। एसोफेजियल वेब की वजह से उसको क्या हो रहा है, डिसफेजिया हो रहा है। एसोफेजियल वेब की वजह से उसको क्या हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है। सेकंड उसको क्या हो जाएगा, सेकंड ये जो न्यूट्रिएंट होंगे ये से उसको जो होगा सही से वो निकल नहीं रहा, जो उसकी फूड होगी वो निकलेगा नहीं, न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे तो आयरन उसको सही से नहीं मिलेगा, आयरन भी कम हो जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसकी जो टंग है, ये टंग है, टंग की जो म्यूकोजल लेयर है इसको जो होगा सही से ब्लड नहीं मिलेगा क्योंकि उसको आयरन कम है और इसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो अब क्या होगा, अब जो इसकी जो म्यूकोजल लेयर है इसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, ये डैमेज हो जाएगी। ये नेक्रोस जब इसकी हो जाएगी, इसके जो नीचे सब म्यूकोजल जो इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनकी जो भी वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जिसे हम कहते हैं एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, ठीक है। उसको एट्रोफिक ग्लोसाइटिस होगा। तो ये आपने पॉइंट इसके अंदर याद रखने, उसको डिस्फेजिया होगा ड्यू टू एसोफेजियल वेब, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया प्लस एट्रोफिक ग्लोसाइटिस या बीफी रेड टंग भी कहते हैं। तो ये कंडीशन अगर किसी को हो तो उसे हम कहते हैं प्लूमर विल्सन सिंड्रोम। तो देख लें, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस होगा, डिस्फेजिया और बीफी रेड टंग होगी, ठीक है। बीफी एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, बीफी रेड टंग होगी, ठीक है। और एसोफेजियल वेब बीफी रेड टंग क्यों होती है, क्योंकि इसके जो सब जो म्यूकोजा है वो जो उसकी निकोसिस हो जाएगी, सब म्यूकोजल जो वेसल्स होंगी वो उसकी जब उसकी जो होंगी वो विजिबल होंगी तो उसकी जो टंग होगी वो रेड होगी, बीफी रेड टंग हो जाएगी। तो ये अपने पॉइंट याद रखने, प्लूमर विल्सन सिंड्रोम होगा और उसके बाद उसकी जो होगी एसोफेजियल वेब होगी, डिस्फेजिया होगा, बीफी रेड टंग होगी, जिसे हम कहते हैं प्लूमर विल्सन सिंड्रोम। चलें जी, ये हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया एंड होगा। दैन उसके बाद हम जो है नेक्स्ट कल जो है हम अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ करेंगे।